देखिए हल्का सा रिवीजन कर लीजिए। मेनली 7 स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, यहाँ पे 8 भी बताए गए हैं, थीसिस को भी हम इसमें गिन लेते हैं, रिपोर्ट को। तो रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च डिजाइन है, हाइपोथेसिस है इससे पहले कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करना है, सैम्पलिंग मेथड्स हैं, रिसर्च प्रपोजल है, डाटा कलेक्शन है उसका एनालाइजेशन है, जनरलाइजेशन है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी सीक्वेंस है। और आज हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? आप सभी लोग पीएचडी कर रहे हैं और आप सब लोगों ने कुछ कुछ सोचा होगा कि आप लोग किस चीज़ पे वर्क करना चाहते हो। तो जो लोग शॉर्ट में टाइप कर सकते हैं अपना शॉर्ट में टाइप करें, फिर आपके ही आंसर जो आप करेंगे उसी को ही मैं आगे बढ़ा के फिर आगे पढ़ाऊंगा। कि आप लोगों ने कि भी हृदय से इच्छा होगी कि आप लोग किस चीज़ पे वर्क करना चाहते हो फ्यूचर में, उसको मैसेज करके टाइप करें। जो आपके अंदर है कि आप प्राणायाम पे करोगे, आप बीमारियों पे करोगे, मेंटल हेल्थ पे करोगे, कोरोना पे करोगे, किस चीज पे आपकी अंदर से इच्छा है करने की, वो मैसेज करें सभी। कोई मैसेज नहीं है? वेरी गुड। मीनाक्षी जी का है स्पिरिचुअलिटी। पूरा टाइप करे, रिसर्च प्रॉब्लम पूरी टाइप करो। स्पिरिचुअलिटी किस से करोगे स्पिरिचुअलिटी, और क्या उससे इलाज करोगे, पूरा करो। नाड़ी शालिनी जी मेंटल हेल्थ, मोहित जी भ्रामरी का स्ट्रेस पर इफेक्ट, बहुत बढ़िया। मनोज जी बीपी, किरण जी स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा, कमला नायक जी भ्रामरी प्राणायाम से बच्चों के मानसिक स्तर में सुधार, बहुत बढ़िया। कुंदन जी रूरल एरिया में योगा, इफेक्ट ऑफ योगिक टेक्निक्स ऑन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी आपने तो काम भी शुरू कर रखा है इसके ऊपर। मोनेंद्र जी स्ट्रेस पर प्राणायाम का प्रभाव, प्राण से शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव, बहुत बढ़िया। तो रिसर्च प्रॉब्लम देखो, आप सभी ने कुछ ना कुछ ले रखा है। किसी ने स्पिरिचुअलिटी लिया है, किसी ने स्ट्रेस मैनेजमेंट लिया है, सब लोगों ने अलग अलग, किसी ने मेंटल हेल्थ लिया है। आप लोगों को यहीं से क्लियर हो जाएगा कि क्यों लिया है। मीनाक्षी जी माइक खोल के आप ये बताओ, आपने स्पिरिचुअलिटी क्यों लिया है, यहीं से हमारा आगे का पूरा आंसर मिल जाएगा। आपने सर जो स्पिरिचुअलिटी हमारी को select किया है। सर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो 3 पे वर्क करते हैं, हमारे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये जो चीज़ें होती है हम जनरली मेंटल लेयर की कुछ चीज़ों पे ही वर्क कर पाए हैं, अभी तक कुछ ही इंटेलिजेंस पे वर्क कर पाए हैं। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो हम किस तरीके से अपने नेचर से कनेक्ट होते हैं, और ऐसे कोई योगा टेक्निक्स हैं क्या, इन्वेंटेड हैं क्या, जिनसे हम कनेक्ट हो सके और अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उसको मेनली मैं कर रही हूँ, सेल्फ इन्वेंट्री टाइप। तो ऐसे ख्याल आपके मन में आए कैसे, कोई इंसिडेंट घटा होगा आपकी लाइफ में? यस सर, थोड़ा बहुत घटा है कि अगर जैसे हम थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन में मतलब जब भी मैंने देखा सबसे ज़्यादा मैंने फॉलो किया संतोष, जो बोलना चाहिए वो अपने लाइफ में, तो वो फॉलो किया है मैंने। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन में मैंने देखा है कि जब हम सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं तो हमारी स्पिरिचुअलिटी लेवल बढ़ता है। कैसे कि जब हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन लगे तो हम अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने स्टार्ट करते हैं। जनरली हम चीज़ों के मीन जानना स्टार्ट करते हैं जब भी हम अकेले होते हैं, या कुछ की चीज़ें आई कहाँ से है, क्यों बनी है, और इन सब चीज़ पे मैं वर्क करना चाहती हूँ कि ये स्पेशलिटी है क्या एटलीस्ट। और अगर योगा है तो योग जनरली हम पढ़ते हैं ना कि अध्यात्म से रिलेटेड है, तो कैसे अध्यात्म से रिलेटेड है, क्या ये इंक्रीज कर सकता है हमारे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों ने केस देखा मीनाक्षी जी का, इन्होंने अपने लाइफ में कोई इंसिडेंट देखा, उसके बाद में इन्होंने कुछ देखा कि हाँ यार स्पिरिचुअलिटी भी कुछ होता है। एक एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से रिसर्च प्रॉब्लम बनती है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। भावना जी आप माइक खोल के बताइए, आपने मेंटल हेल्थ और प्राणायाम लिया है, वो तो लेफ्ट हो गई। ठीक है, मुनेंद्र साहू जी आप बताइए, आपने स्ट्रेस और प्राणायाम लिया है, क्यों लिया है, ऐसा कोई इंसिडेंट घटा है आपकी लाइफ में कि आपने ये टॉपिक लेना पड़ा आपको? सर जनरली क्या है, स्ट्रेस बहुत सारे चीज़ों से लिया जाता है। तो कोई ना कोई कारणवश मतलब आदमियों में स्ट्रेस रहता है। तो इससे क्या प्रभाव, किस कारण से होता है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, या प्राणायाम के द्वारा उसको क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए। कोई इंसिडेंट घटा आपकी लाइफ में कि आपने प्राणायाम लिया? नहीं सर, जनरली जैसे देखने मतलब
आम जनता को भी देखो तो कुछ ना कुछ कारणवश स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसके लिए। ठीक है भावना जी, सेम टॉपिक क्वेश्चन लास्ट मेरा हाँ आपसे, जी। फिर मैं पढ़ाता हूँ। क्यों आपने प्राणायाम ही लिया, ये हाँ, बताइए। सबसे पहले नहीं, मेरा प्राणायाम नहीं है, मेरा मेंटल हेल्थ मेन है। क्योंकि एक मैं इंसिडेंट बता रही हूँ, मेरी क्लाइंट है, उनको बहुत एंजाइटी और नींद न आने की प्रॉब्लम थी, और उसके लिए वो साइकोलॉजिकल मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे वो सेशन लेती थी और मेडिसिन ले रही थी नींद की। तो क्या हुआ, मैंने एक चीज देखी, अगर आपका मन शांत नहीं है, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना, तो आप कितनी भी मेडिसिन ले लो आपको नींद नहीं आएगी। तो मैंने उनको रिलैक्सेशन, जैसे कि हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे मैंने काम करना शुरू किया उनके, और मैंने प्राणायाम और सिर्फ रिलैक्सेशन कराया उनको। तो जैसे उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी स्ट्रांग हुई, मैंने उनसे बात की, तो उनकी वही टैबलेट उनको असर करना शुरू कर गई और उनको ना नींद आना स्टार्ट हो गया। और फिर वो टैबलेट भी, अगर पहले वो टैबलेट खा रही थी तब उनको नींद नहीं आती थी, और अब सेम सभी चीज वैसे ही है, बस उनको प्राणायाम उन्होंने किया और रिलैक्सेशन किया, अब उनको नींद आना स्टार्ट हो गई। तो इस वजह से, और मैंने और भी चीज देखी है, तो उस वजह से मेरा इस पे फोकस है थोड़ा ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। तो देखिए, आप लोगों ने एक चीज सीखा अभी, इस तरीके के आप लोगों के भी अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस रहे होंगे। कुछ कुछ के खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो कुछ लोगों ने भी मीनाक्षी जी से प्रेरणा लिया होगा, भावना जी से, मुनिंदर जी से प्रेरणा लिया होगा, या हम किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं वहां से हमें प्रेरणा मिली होगी, है ना, कि हमने टीवी में देखा, अरे योगा से ये होता है, शिल्पा शेट्टी बोल रही है योगा से ये होता है, सुनील जी कह रहे हैं योगा से ये होता है, रामदेव जी कह रही है, अरे हमें उनसे प्रेरणा मिली। मतलब कि कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें इस टॉपिक पे काम करना चाहिए। और हम देखते हैं कि समाज में उस चीज की कमी है। अभी भावना जी ने नोटिस किया, मीनाक्षी जी ने नोटिस किया कि अभी समाज में स्पिरिचुअलिटी की कमी है। अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वर्क करें तो उनकी जो मानसिक जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो मतलब कि यही है रिसर्च प्रॉब्लम, जो हम जैसा देखते हैं और उस जो प्रॉब्लम हमें देने जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें कोई दिक्कत आती है, उसका सॉल्यूशन देने के लिए ही जो हम चीज करते हैं वही रिसर्च प्रॉब्लम हम लेंगे यहाँ। तो बिना बात उस टॉपिक को उठाने का क्या फायदा। टॉपिक हम मेहनत तो उसी चीज पे करेंगे ना जब हमें कोई समस्या आ रही हो। अगर किसी व्यक्ति को अच्छे से खाना खाने को मिल रहा है, जो मन कर रहा है वो उसको शॉपिंग के लिए मिल रहा है, तो क्यों काम करेगा। काम तो वही करेगा ना जिसको भूख लगेगी, जिसकी नीड पूरी नहीं होगी। ठीक ऐसे ही रिसर्च प्रॉब्लम वही होगी जो हमें लाइफ में दिक्कत दे, जो हमारे लाइफ के कामों में कुछ ना कुछ अड़चन डाले, उसको ही रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम चाहते हैं, हमने ऐसा देखा है, या मैंने अपने उन विद्वान जनों को सुना है, अपने गुरुजनों को सुना है, उन रिसर्चर्स की थीसिस को मैंने पढ़ा है, या मैंने उन ग्रंथों में पढ़ा है कि इस समस्या का ये समाधान है, इसीलिए मैं रिसर्च प्रॉब्लम ले रहा हूं। ये पहला स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, कि अनुसंधान का जो परिक्रम है उसका सबसे पहला स्टेप है, और यानी कि आधार है ये, और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ये, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि अब आप लोगों को भी दिमागी, अभी जैसे कि मान लेते हैं मीनाक्षी जी से क्वेश्चन पूछते हैं, अभी सामान्य रूप से मैं बता देता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारी फील्ड है। अभी इनके माइंड में ये कंफ्यूजन होगी कि स्पिरिचुअलिटी को मैं कैसे बढ़ाऊं। अच्छा, मैं गायत्री मंत्र से करूं, महामृत्युंजय से करूं, या अनुष्ठान से करूं, यज्ञ साधना से करूं, या मैं मुस्लिम कैटेगरी से करूं, बुद्धिज्म से करूं, सिख से करूं। स्पिरिचुअलिटी तो भैया हर जगह पे है। यानी कि अब मीनाक्षी जी को ये सिलेक्ट करना है कि स्पिरिचुअलिटी भी कौन सी स्पिरिचुअलिटी लेनी है, किस तरीके से लेनी है, उस इंडिविजुअल तक जाना है। ये काम सबसे बड़ा टफ काम है। हमने ले लिया कि अभी भावना जी ने लिया कि प्राणायाम का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर, ठीक है। अब प्राणायाम भैया बहुत बड़े प्राणायाम है, घृण संहिता में तो 8 बताए हैं, हठ योग में अलग बताए हैं। अब कौन सा प्राणायाम लेना है आपको, ये भी देखो ना, सूर्य भेदी लेना है, उज्जयी लेना है, अच्छा वो लिया तो क्यों लिया। अब उन चीजों की गहराई में जाना है हमें। कुछ लोग खाली योग को रख लेते हैं, भैया योग तो इतना बड़ा टॉपिक है, किसको योग में क्या चीज पे रिसर्च करोगे आप, ये भी तो बताओ।
सूर्य नमस्कार पे करोगे, आसन पे करोगे, आसन में भी कौन से आसन से करोगे और यही आसन हमें क्यों लिया। इसीलिए ये बड़ा ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम होता है रिसर्च प्रॉब्लम को बनाना। जब आप पीएचडी में जाएंगे तो आपको एक छोटा सा थीसिस तैयार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो आपका आधार होगा। आगे जाकर के पीएचडी में जो आपका जो गाइड होगा, अगर उसको उचित नहीं लगा तो वो उसको अपने हिसाब से परिवर्तन भी उसमें कर देगा, लेकिन ज्यादा मान्यता आपके इंटरेस्ट को ही दी जाएगी, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट तो आप उसको कैसे कर लोगे। इंटरेस्ट जिसका मेडिकल फील्ड में है उसको मेडिकल फील्ड का ही टॉपिक मिलना चाहिए, तभी वो अपना बेस्ट दे पाएगा। मेडिकल वाले बच्चे को आप दर्शन का टॉपिक दे दोगे वो फेल हो जाएगा, और दर्शन वाले बच्चे को मेडिकल का टॉपिक दे दोगे वो फेल हो जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ था कि रिसर्च प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा किस चीज की भूमिका है। सबसे ज्यादा भूमिका ये, और ऑप्शन में दिया गया कि अनुसंधानकर्ता की योग्यता, अनुसंधानकर्ता की डिग्री, अनुसंधान क्रियाकर्ता की रुचि, और भी कुछ यहाँ पे आएगा रुचि, यानी कि इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट होना चाहिए एक्चुअल में। अगर उसका इंटरेस्ट होगा तभी वो अपना बेस्ट दे पाएगा, अदरवाइज वो अपना बेस्ट नहीं देगा। उसका इंटरेस्ट तो है आसनों के अंदर, वो कैसे ध्यान करा लेगा, कैसे वो ध्यान के ऊपर रिसर्च कर लेगा, कर ही नहीं सकता जब तक वो खुद नहीं करेगा। इसलिए इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये नींव है रिसर्च, पूरे रिसर्च प्रोसेस की। तो ध्यान रखना ये हमेशा क्वेश्चनिंग फॉर्म में होता है। क्या स्पिरिचुअलिटी से मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि क्वेश्चनिंग फॉर्म में इसलिए होगा क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में दे देंगे तो बोलेंगे भैया आपने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया, तो आप रिसर्च क्यों कर रहे हो। आपको पहले ही विश्वास है कि ऐसा होगा ही होगा, तो आप रिसर्च किस बात की कर रहे हो। मतलब कि हमें डाउट है, हाँ हमें, हम अंदर से मानते हैं कि प्राणायाम से मानसिक स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, हमारे अंदर से बिलीव है, हमारा इंट्यूशन कहता है, हमारे ग्रंथ कहते हैं, लेकिन अभी तक रिसर्च उस पर नहीं हुई है। इसीलिए हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं कह सकते, क्वेश्चनिंग फॉर्म में रखेंगे कि प्राणायाम का प्रभाव से मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, या प्राणायाम से, क्या प्राणायाम का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ेगा। हम श्योर नहीं है, वो रिसर्च होने के बाद में हम श्योर होंगे। इसीलिए जो प्रॉब्लम है हमेशा क्वेश्चनिंग फॉर्म में होती है। सूर्य नमस्कार से डायबिटीज ठीक होती है, आप सब लोगों को पता है कि जो योग में फील्ड में भी होती है, लेकिन अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि सूर्य नमस्कार से डायबिटीज ठीक होगी ही होगी, ये होगी ही होगी वाला कॉन्फिडेंस यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे हम श्योर नहीं है, रिसर्च हो जाएगी उसके बाद में हम ये कहेंगे कि हाँ होगी। क्लियर, इस तरीके से। इसलिए क्वेश्चनिंग फॉर्म में हमेशा रिसर्च प्रॉब्लम होती है। हाँ, जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसका तो सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म जरूरी है। वहां पर अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर तो कहेंगे भाई आप ले ही क्यों रहे हो जब आपको खुद ही नहीं पता इस चीज का। तो जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, और जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम है वो ऑलवेज क्वेश्चनिंग फॉर्म में होगी। अब ये हमें कैसे मिलेंगे, कि कैसे हमें स्रोत मिला। जैसे कि आप लोगों ने अभी मीनाक्षी जी को सुना, यानी कि या तो आप किसी विद्वान को सुनो कि भावना जी बता रही थी उन्होंने ऐसा देखा, दूसरे के अनुभव से फायदा लो। फायदा तो आपको मिला ना, आप लोगों को, मेरे अनुभव से आपको फायदा मिला, अपने गुरुजनों के अनुभव से फायदा मिला, मतलब कि आपको उस बात तक पहुंचना है। कैसे भी आपको जानकारी मिले, आपको पहुंचना, वो चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू मिले, टीवी के थ्रू मिले, मीडिया के थ्रू मिले, अपने दोस्तों के थ्रू मिले, सोर्सेज कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है सोर्सेज, कि गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट के ने कोई भी जो आंकड़े निकाले वो हो सकता है, यूनिवर्सिटी ने
या फिर ये बड़े बड़े अनुसंधान करता है इनकी तो वैलिड होगी 100% कि ये बता रहे हैं कि ऐसा होगा। या फिर आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मैगजीन पढ़ ली, मैगजीन का कोई आर्टिकल पढ़ लिया, उसमें दिखा अरे मुझे सेतुबंध आसन का प्रभाव स्लिप डिस्क के ऊपर पड़ता है, तो मैगजीन से एकदम से आपकी आंख खुल गई, ओहो पढ़ना पड़ेगा। अब कोई अनुसंधान करता है उसके ऊपर, उसी बात को गहराई में ले जाए, भैया मैं तो रिसर्च करूंगा क्या सेतुबंध आसन से स्लिप डिस्क ठीक होती है या नहीं होती है। मतलब कि आपको आइडिया कहीं से भी मिल सकता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है कि ऐसी बात नहीं कि कुछ भी हम उठा के रिसर्च प्रॉब्लम ले लेंगे कि हम आगे के पूर्व जन्मों की बात करने लग जाएंगे, मतलब कि ऐसे कुछ नहीं चलेगा। मतलब कि हमेशा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और जो प्रॉब्लम हम लेंगे वो साइंटिफिकली प्रूफ भी होनी चाहिए। अगर वो प्रूफ नहीं होती है तो आपकी रिसर्च बेकार है, उसको बाद में जाकर के रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसीलिए तो रिसर्च प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सावधानी पूर्वक और चुनौतीपूर्ण कार्य बताया गया है, क्योंकि डाटा कलेक्शन, एनालाइजेशन, रिसर्च मेथड ये चीज तो बाद की बात है ना। हाइपोथेसिस डिजाइन, एनालिसिस करना, कंक्लूजन निकालना, रिपोर्ट बनाना, ये सारी सेकेंडरी हैं। प्राइमरी हमेशा प्रॉब्लम है। अगर रिसर्च प्रॉब्लम आपकी गलत हो गई तो आगे की पूरी रिसर्च बेकार हो जाएगी आपकी। इसलिए रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा साइंटिफिक होने चाहिए। इसको रिसर्च प्रॉब्लम को साइंटिफिक प्रॉब्लम भी कहते हैं, और ये हमेशा ही इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होती है, क्वेश्चनिंग फॉर्म में होती है, और ये सोल्वेबल होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि उसका सॉल्यूशन ही ना निकले। जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दान देने से आपके अगले जन्मों के जो है बुरे कर्म या आपके जो पाप हैं कर्म, वो उनका नाश होता है। हमने तो नहीं देखा अगले जन्म में, क्योंकि साइंस क्या होती है, साइंस तो 5 सेंसेस को मानती है। भैया हमने देखा तो मानेंगे, नहीं देखा तो नहीं मानेंगे। हमने देख लिया कि गायत्री मंत्र को बोलने से ब्रेन वेव्स चेंज हो रही है, हाँ इसको बोलेंगे कि हाँ ये सोल्वेबल है। हलासन करने से थायराइड के ऊपर इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो टेस्ट किया जा सकता है थायराइड के हार्मोन का, तो वो सोल्वेबल है, वो रिसर्च प्रॉब्लम हम मानेंगे। लेकिन ये अगले जन्म की कहानी, बड़े बड़े बातें, ये चीजें रिसर्च के अंदर नहीं मानी जाती, क्योंकि वो अनसोल्वेबल होती हैं। हमने जाके थोड़ी देखा है क्या उसको पाप मिलेगा, क्या उसको पुण्य मिलेगा, इसलिए इस टाइप की रिसर्च प्रॉब्लम कभी नहीं ली जाती, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आप लोग भी ध्यान रखना, इस टाइप की रिसर्च टॉपिक बिल्कुल मत उठाना, नहीं तो सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। ऐसा टॉपिक लेना जिसका सॉल्यूशन निकले, और वो भी लॉन्गिट्यूड नहीं लेना, जल्दी निकले, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, इससे ज्यादा मत लेना। नहीं तो आपकी पीएचडी का उद्देश्य क्या रह जाएगा। 3 साल में, 5 साल में आपको पीएचडी क्लियर करनी है, तो ऐसा टॉपिक लीजिए जो 1-2 साल में कंप्लीट हो जाए, सोल्वेबल हो जाए, टेस्टेबल हो, उसके आप जांच भी कर सको, है ना। और वो स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि ऐसे ही अटपट ही ना आए कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। टेस्टेबल मतलब कि उसकी जांच होनी चाहिए। जैसे कि हमने थायराइड पर उज्जाई प्राणायाम का प्रभाव, भाई यहाँ उज्जाई क्या करेंगे हम इसमें कि प्रैक्टिस कराने से पहले हम उसकी जांच ले लेंगे, T3 T4 TSH का अपना सैंपल ले लेंगे, उस रिपोर्ट को लिख लेंगे एक जगह पे, और 1 महीने हमने उज्जाई प्राणायाम कराया, फिर दोबारा से उसकी रिपोर्ट लेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, तो ये टेस्टेबल है। यानी कि ऐसी प्रॉब्लम हमें लेनी है जिसकी जांच हो सके। संस्कारों की, पुण्य कर्म, पाप कर्म, इनकी क्या जांच होगी, नहीं हो सकती इनकी जांच, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं लेनी। जिनकी टेस्ट हो सके सिर्फ हमें वही प्रॉब्लम लेनी है। और टाइम की भी लिमिटेशन होनी चाहिए। कुछ दिन ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन ये नहीं है कि आप 2 महीने की रिसर्च है उसको आप 2 साल लगा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। टाइम की लिमिट होनी चाहिए इसके अंदर हमेशा, कि वो सैद्धांतिक होनी चाहिए, मतलब कि उसको आप वर्ड्स में भी डिफाइन करो, स्टेटमेंट फॉर्म में, प्रिंसिपल्स भी उसके बनाओ, नए नए नियम बनाओ, उससे कुछ नया आगे लोग सीखेंगे,
और वो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लाइफ में वो अप्लाइड होनी चाहिए। जैसे आज सबसे ज्यादा रिसर्च पूरे संसार में हो रही है तो वो कोरोना के ऊपर हो रही है आज के टाइम में। क्यों क्यों कोरोना के ऊपर हो रही है? कुछ तो रीजन है, क्योंकि कोरोना एक बीमारी नहीं है, महामारी है। क्योंकि हजारों करोड़ों लोग तड़प रहे हैं, क्योंकि लोगों को नीड है कोई ऐसी चीज मिले जो इस प्रॉब्लम का समाधान करे। यानी कि ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल दे। जो फिलहाल प्रेजेंट प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा दूर की नहीं सोचते रिसर्चर लोग, बहुत कम सोचते हैं। सबसे ज्यादा रिसर्च प्रॉब्लम जो ली जाती है ना, प्रैक्टिकली ली जाती है, कि हमने देखा कि ऐसा समाज में हो रहा है तो हमने उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया रिसर्च प्रॉब्लम। अब अगला है सेकंड, इसका स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब कि साहित्य समीक्षा करना। अब जैसे कि अभी टॉपिक ले लिया, अभी मैं मीनाक्षी जी से क्वेश्चन करता हूँ, मीनाक्षी जी आपने स्पिरिचुअलिटी लिया तो आपने क्या साहित्य समीक्षा किया, जरा सबको बताओ। क्या आपने एक कुछ जॉन सोचा होगा, नहीं पढ़ा आपने? हाँ। सर एक जॉन डैनर है, उनकी बुक है व्हाट इज साइंस स्पिरिचुअलिटी और द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। तो वो एक बुक मैंने पढ़ी है थोड़ा बहुत, और गुरुदेव की बुक है, मतलब पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की बुक है। और उसके बाद एक बुक बनी है उमा जोशी की, तो उन्होंने इन सब ने 3-4 बुक बताई है उसके अकॉर्डिंग। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मतलब 4-5 स्टडी हो चुकी है। अलाउद्दीन एक है, उन्होंने स्टडी की थी 600 पीपल पे। तो उन्होंने एक क्वेश्चनर डेवलप किया था, उस डेवलप क्वेश्चनर में उन्होंने बताया रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कि उन्होंने करके देखा, और मतलब एक उनको कुछ चीज़ें दी जैसे, या फिर सुपर ब्रेन योग करके उनको टेक्निक्स दी। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि 500 लोगों को उन्हें दिया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। और फिर उसका रिजल्ट ये मिला कि वो उन लोगों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, मतलब वो लोग कनेक्ट होने लग जाते हैं जल्दी नेचर से। तो ये चीज़ एक देखा मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। बहुत बढ़िया, यानी कि किसी टेक्स्ट को पढ़ा, किसी गुरुदेव को सुना, किसी विद्वान को सुना, या प्रैक्टिकली आपने खुद लोगों को ठीक होते हुए देखा, या किसी बड़े ग्रंथ में जो वैलिड है, वेरीफाई है, उसको कोई मना नहीं कर सकता, वहां से लिया। इसी को कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य समीक्षा। चितरंजन साहू जी, आपने मैसेज में किया हुआ है कि प्राण के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। आपने प्राण का कोई देखा है कि कहीं कोई लोग ठीक होते हुए? किस बुक में आपने प्राण के ऊपर पढ़ा, बताइए। यही है साहित्य समीक्षा, बताइए। मैंने प्राणायाम के बारे में बहुत सारा बुक में पढ़ा था, जैसे ग्रंथ में हमने किसी भी आर्ट के बारे में पढ़ा कि ये फायदा होता है करके। तो मेरा दिमाग वही से है सर कि मैं क्यों ना प्राण तत्व पर मैं इस पर रिसर्च करूं, ताकि मैं प्राण तत्व से हमारे शरीर में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं सड़क पे सर। ठीक है, अभी और आपको साहित्य समीक्षा की जरूरत है। अभी जी अभी आपका इंटरेस्ट बोल रहा है इसलिए आपने टॉपिक लिया, लेकिन हाँ अब सर। जब आगे काम करोगे ना, अब आपको फिर ये दिखाना पड़ेगा कि प्राण का वर्णन उपनिषदों में भी किया गया है, प्राण का वर्णन हठ योग में किया गया है, प्राण का वर्णन योग दर्शन में किया गया है, कहाँ कहाँ किया गया है, किस किस विद्वान ने क्या क्या बोला है प्राण के बारे में। ये है साहित्य समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, यानी कि कौन कौन से टेक्स्ट, मैगजीन या कोई भी जर्नल या किसी की रिसर्च पब्लिश हुई है, उसको देख के आपने अपने टॉपिक को और बेस्ट बना लिया, जिससे क्या होगा ना, आपकी जो गलतियां हैं वो दूर हो जाएगी और आपको और ज्यादा आइडिया मिलेगा कि हाँ, इस पे वर्क हो गया तो इस चीज पे वर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी रिसर्चर ने काम किया, उसने इस इसके अंदर ये कमी थी, मैं ये रिसर्च कर रहा हूं ताकि वो कमी पूरी हो जाए। मुख्य उद्देश्य इसमें सबसे पहले है कि ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज डेवलप होगी उसकी। क्योंकि जब हम किसी चीज पे काम करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे भी अभी मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट है आप लोगों को रिसर्च पढ़ाना। आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा नॉलेज मेरी बढ़ रही है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं डाटा कहाँ कहाँ से उठा के लाता हूँ। मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैंने अपनी बुक अपने दोस्तों को बांट दिया, सारे नोट्स सब बांट दिया मैंने कि उनको काम आएगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ बना रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, कैसे मैनेज कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। लेकिन इस मैनेजिंग के दौरान मेरा टाइम तो वेस्ट हो रहा है, लेकिन मेरी नॉलेज कई गुना बढ़ रही है। इस बात को नहीं ठुकराया जा सकता
कि आज मेरा रिसर्च टॉपिक इतना स्ट्रोंग हो गया है, मेरा एनाटॉमी इतना स्ट्रोंग हो गया है, हठ योगी ग्रंथ मेरा खुद का पढ़ाते पढ़ाते इतना स्ट्रोंग हो गया है। यही तो है ज्ञान की वृद्धि। अब और जब हम किसी किसी का रेफरेंस देते हैं तो उसको ऑथेंटिक माना जाता है। हम बिना रेफरेंस के कोई बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं, इसके तो पर्सनल व्यूज हैं, सब्जेक्टिव को मान्यता नहीं मिलती। सब्जेक्टिव का मतलब सभी को क्लियर होगा ना, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। मुझे कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव? कम ऑन, मैंने इंडक्टिव डिडक्टिव में पढ़ाया था आप लोगों को। कुंदन जी बताइए, सब्जेक्टिव डिडक्टिव। मैं बताऊं हाँ, भैया? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। भैया मैं बताऊं? बताओ जी राधिका जी, बताइए। ऑब्जेक्टिव में तर्क रहता है और सच्चाई रहती है, मतलब सॉलिड आंसर मिलता है, लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ी क्वालिटी भी रहती है, थोड़ा लंबा भी रहता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। ऑब्जेक्टिव में टाइम भी नहीं लगता और प्रमाणित रिजल्ट मिलते हैं भैया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। कुंदन जी बताइए एक लाइन में सब शॉर्ट करके। सर ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टू द पॉइंट होता है, ऑब्जेक्टिव टू द पॉइंट होता है, बट सब्जेक्टिव जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है। उसको हम कह सकते हैं ना कि लंबा होता है, वो प्रोसेस लंबा होता है उसमें, ठीक है। और अपना व्यू रख सकते उसमें ना, मतलब उसमें चेंजिंग की पॉसिबिलिटी रहती है सब्जेक्टिव में, कि आप उसमें कुछ भी वेरी एडिट गुड, कर सबसे सकते अच्छा हो। पॉइंट बताया आपने, बहुत बढ़िया। सब्जेक्टिव में पर्सनल व्यूज होते हैं कि मुझे लगता है ऐसा होगा, मुझे लगता है। जैसे कि आज भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर्वोदय एनक्लेव में, वसुंधरा शर्मा जी, आसाराम जी के बारे में सबको पता है, आसाराम जी ने क्या किया। लेकिन वो लेडी आज भी तिहाड़ जेल में आसाराम जी के पास मिलने जाती है, उनसे आशीर्वाद लेने जाती है। उनके घर में 10-10 फीट लंबे उनके डायग्राम है, पिक्चर्स लगी हुई हैं। उनका इंट्यूशन मान ही नहीं रहा इस बात को कि उन्होंने ये काम कर दिया। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या कहेंगे, जो आप लोग और मैं लोग हम सब मानते हैं कि मीडिया ने प्रमाण किया है, गवर्नमेंट ने प्रमाणित कर दिया है कि आसाराम जी ने ये काम किया है। हम सब उनको गुनहगार मानते हैं, लेकिन पर्सनल बिलीव्स जो उनके भक्त हैं वो नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। और रामपाल की भी नहीं मानते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस। कभी कभी सब्जेक्टिव भी उचित होता है, लेकिन हमेशा प्रमाणिक किसको मानती है, कोर्ट किसको प्रूफ करती है? वो तो कोर्ट में तो सीधा फोटो लगाया हुआ है कि कानून अंधा है, वो किसको मानेगा? एविडेंस को मानेगा। ठीक ऐसे ही रिसर्च में होता है, एविडेंस चाहिए, प्रमाणिकता चाहिए, और प्रमाणिकता मिलेगी रेफरेंस से कि हठयोग में कहा है, घेरंड में कहा है। रेफरेंस होना चाहिए आपकी बात का जो आप कह रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद में वेरिएबल्स की खोज की जाती है। अब इसके 3 स्टेप होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के। देखिए, पहला है कि मौजूदा साहित्य की खोज। जैसे कि अभी भावना जी ने टॉपिक लिया प्राणायाम। अब भावना जी क्या करेंगी, अब रिसर्च करेंगी कि कौन कौन सी किताबों में प्राणायाम के बारे में बताया गया है। फिर देखेंगी कि हठ योग में बताया है, घेरंड संहिता में बताया है, कुछ एक उपनिषद में भी बताया है, हठ रत्नावली में भी बताया गया है। अब 20-30 किताबें इनके पास आ जाएंगी, यानी कि उन टेक्स्ट को ये खोजेंगी कि किन किन टेक्स्ट में प्राणायाम बताया गया। उसके बारे में अच्छे से जांच करेंगे कि क्या बताया गया है, क्योंकि कुछ एक में तो ये भी बताया गया है कि प्राणायाम करने से भैया पेट के कीड़े भी मर जाते हैं, बीपी भी बढ़ जाता है, ऐसा भी बताया गया है, उन लोगों को नहीं करना चाहिए। हमारे टॉपिक के लिए कौन सा जरूरी है, कौन सा प्राणायाम जरूरी है, वो हम समीक्षा करेंगे उस चीज की। और उसके बाद में जब भावना जी ने क्या किया, 20 टेक्स्ट को पढ़ लिया, अपने बारे में भी बोल दिया कि मेरा टॉपिक इस प्राणायाम को मान्यता देता है, मैं तो शीतली प्राणायाम को मान्यता दूंगी, बाकियों को मैं नहीं दूंगी। अब इनका सैद्धांतिक दृष्टिकोण बन गया कि शीतली प्राणायाम से मानसिक रोगों का निवारण। यानी कि जब इतनी सारी किताबों को जब हम पढ़ लेंगे
तो ऑटोमेटिक आपका एक जो सोचने का तरीका है वो अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि ये होगा। ठीक है, ये है 3 स्टेप साहित्य समीक्षा के, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब इसके अलावा और भी सोर्सेज क्या है, मैंने सोर्सेज यहाँ पे दिखाए हैं, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, कौन जाएगा मैगजीन पढ़ने। तो गूगल स्कॉलर नाम से वेबसाइट है, आप उस पे गूगल पे टाइप करो गूगल स्कॉलर, लगभग सारे रिसर्चर जितने भी होते हैं अपनी रिसर्च करके उन्होंने रिसर्च में क्या किया उन चीजों को इसमें डाल देते हैं, और उन्होंने जो काम किया वो हम पढ़ेंगे वहां से। अब आगे फ्यूचर में आप लोग भी कोई रिसर्च करोगे अच्छी सी, तो आप भी क्या करोगे, इस वेबसाइट पे जाओगे और वो आप वहां पे डाल दोगे। क्यों? ताकि आपने तो काम कर लिया, अब आपका काम करने के बाद में आपके बाद में जो आपके जूनियर्स आएंगे वो लोग आपसे सीखेंगे कि कुंदन जी ने इस चीज पे काम किया है, अच्छे से जांचेंगे, उनका टाइम बचेगा ना। अब उनको पता चल गया कुंदन जी काम कर चुके हैं, या उस काम में क्या कमी रह गई है, उन चीजों की साहित्य समीक्षा फिर वो लोग करेंगे, फिर वो आगे जाकर के और बेहतर प्यूरिफाई करेंगे उस चीज का, क्योंकि रिसर्च का मतलब यही है ना, पुनः पुनः शुद्धिकरण करना। ये रिसर्च का एक्चुअल में अर्थ है कि जो कोई रिसर्चर कोई काम कर गया और उसमें रिसर्च करके उसको और प्यूरिफाई कर दो। पबमेड नाम की एक वेबसाइट है, इस पे जाकर भी आप रिसर्चर्स की जो रिसर्च को पढ़ सकते हो। इसके अलावा और भी कई है, ये मेन है दो। अगला है जो पॉइंट हमारा, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्यों का निर्माण। जैसे कि अभी उद्देश्य क्या था, भावना जी का उद्देश्य था मानसिक रोगों का निवारण, उद्देश्य हो गया। अब ये स्टेटमेंट फॉर्म में देंगे कि हाँ होगा, ठीक हो जाएंगे प्राणायाम करने से मानसिक रोग ठीक हो जाएंगे, तभी तो मैं काम कर रही हूँ, नहीं तो मैं काम ही क्यों करती इसके टॉपिक के ऊपर। मतलब कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस रिसर्च से क्या प्रूफ करना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं, यही तो है फॉर्मुलेशन। हम एक पेपर में लिखते हैं हम ये करना चाहते हैं, ये चीज हम चाहेंगे, फिर हम प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आगे की राम कहानी स्टार्ट होएगी। ठीक है जी, यानी कि बिल्कुल सटीक होना चाहिए और स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। ये ध्यान रखना स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, क्योंकि वो आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर इसी में भी, इसमें अगर क्वेश्चनिंग फॉर्म आ गया तो बोलेंगे आप खुद ही श्योर नहीं हो तो आप रिसर्च क्यों कर रहे हो, क्योंकि उद्देश्य तो वही होगा ना जिसमें आपको खुद विश्वास हो कि हाँ बेनिफिट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव हमेशा कथनात्मक रूप में स्टेटमेंट फॉर्म में होगा और प्रॉब्लम जो होगी वो हमारी क्वेश्चनिंग फॉर्म में होगी। अब रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा और अच्छे से गहराई से बताया गया है। टू एक्सप्लेन न्यू थिंग्स, कि नई चीजों को बारे में पता चलेगा। टू वेरीफाई एंड टेस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड थ्योरी, कि जिन चीजों पे या तो हमें विश्वास है या फिर हमें कुछ विश्वास है कि और कुछ विश्वास नहीं है, उन चीजों को और ज्यादा वेरीफाई हम कर लेंगे अगर हम इस चीज पे काम करेंगे तो। और नए नए जो टूल्स हैं, टूल्स का मतलब उपकरण, और टेक्निक्स यानी कि विधियां, वे डेवलप हो जाएंगी। कि जैसे कि पहले प्राचीन काल में पुष्पक विमान होता था, रामायण काल में हम रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्या था कि वो बिना पंख, बिना फ्यूल, बिना आग लगाए वो पुष्पक विमान उड़ जाता था और इतने सारे लोगों को भी उठा के ले गया और श्रीलंका से अयोध्या भी आ गया। ऐसा क्या था उस विमान के अंदर जो पोल्यूशन भी नहीं करता, और आज के विमान देख लो इतना पोल्यूशन करते हैं। अब ये रिसर्च का विषय बन गया, लेकिन जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो नई नई मेथड, फिर बोलेंगे नहीं वो शायद मंत्र चिकित्सा का कमाल था, कि मंत्र चिकित्सा होती थी, वो कोई ऊर्जा होती थी, कि वो मंत्र बोलते थे, मन की गति होती थी, वो मेडिटेशन करते थे, वो समाधि करते थे, उनको शक्तियां मिली हुई थी, इस वजह से वो पुष्पों के विमान उड़ के आ गया और बिना कोई प्रदूषण भी नहीं हुआ और लोग आराम से आ भी गए, बिना थकावट के आ गए। तो मतलब कि जब हम चीज में सक्सेसफुल होते हैं तो हमें नई नई चीजें मिलती हैं, नया ज्ञान मिलता है, हमें नए नए मेथड्स मिलते हैं। और ऑब्जेक्टिव
और क्या फायदा होएगा, टू आइडेंटिफाई मतलब कि हम पहचान करते हैं क्या, कोज एंड इफेक्ट। कोज का मतलब कि कारण और इफेक्ट का मतलब प्रभाव। मान लिया अभी जो हमारा टॉपिक था कि प्राणायाम का मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव, जब हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो डायरेक्ट ही हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अब पहले हम ये देखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक जो है इलनेस क्यों आई है, उसका रीजन क्या है, पहले हम उस चीज पे जाएंगे ना। जब जाएंगे उसके बाद तो ही उसका सॉल्यूशन करेंगे ना। तो मतलब कि कोज तो अपने आप हमें पता चल जाएगा, और बाद में इफेक्ट जो हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा प्राणायाम जो का हम इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो बाद में अपने आप ही रिजल्ट बताएगा हमारा। तो कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप भी पता चल जाती है, जानकारी बढ़ती है ना। और एनालाइज एन इवेंट, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव हम देंगे आगे जा करके, तो एक तरीके से हमारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आता है, और हमें फ्यूचर के आगे की प्लानिंग्स भी बढ़ जाती है कि हाँ फ्यूचर में ये फायदा होगा। अगर हम इस तरीके का विमान बना दें जो मंत्रों से चले, जो किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना करे, तो पूरे समाज में का फायदा होगा ना। फ्यूचर में पोल्यूशन की कमी आ जाएगी, इस तरीके से वो प्लानिंग भी इसमें की जा सकती है। लेकिन ज्यादातर जो होता है, ज्यादातर प्रेजेंट की चीजें देखी जाती है कि प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। बहुत ज्यादा एडवांस नहीं सोचा जाता, कम सोचा जाता है एडवांस। तो ये हो गया रिसर्च हमारी ऑब्जेक्टिव। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप सभी को। हमने अभी तक पढ़ा है, रिसर्च के पहले 3 स्टेप हम लोगों ने पढ़ लिए। तो सबसे पहला स्टेप था रिसर्च प्रॉब्लम, ऊपर से पढ़ा देता हूं मैं, ये रहा। सबसे पहला रिसर्च प्रॉब्लम जो क्वेश्चनिंग फॉर्म में होती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमने पढ़ा कि किन किन टेक्स्ट में वो बताया गया है। फिर हमने उद्देश्य बता दिया कि हाँ ऐसा होगा। अब इसके बाद का आगे का स्टेप है हमारा कि आइडेंटिफाई रिसर्च वेरिएबल्स, कि जो वेरिएबल यानी कि चर, चर बहुत तरीके के होते हैं, मुख्य रूप से 3 तरीके के गिने जाते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड बाह्य चर, संगत चर, एक्सटर्नेस चर उसको बोलते हैं। तो और इसके अलावा और भी होते हैं, हस्तक्षेपी होते हैं, मॉड्यूलेटर होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, इस प्रकार। तो अब हम ये वेरिएबल्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेरिएबल्स का स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। ओके जी। ये रहा, वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं। चर का नाम में छिपा हुआ है, चर यानी कि जो जिसमें परिवर्तन हो, जो अपनी जगह से इधर उधर होता है, वो स्थिर नहीं रह सकता। जैसे घोड़े का बच्चा है ना, वो कभी एक जगह पे नहीं रुक सकता, भागेगा। मन, हमारा मन, खुद का मन, वो रुक नहीं सकता, गतिमान है वो, जिसमें हमेशा परिवर्तन होता रहे, उसको वेरिएबल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मन वगैरह से नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कि वो जो चीज ली है उसमें हम परिवर्तन कर सके। जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, बारिश है, या सूर्य का प्रकाश है, टाइमिंग है, उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। यहाँ पे उस तरीके के चर की बात की जा रही है, उस परिवर्तन की बात की जा रही है जिसमें हम बदलाव कर सके। क्योंकि हम योगा क्लास 1 घंटे करा रहे हैं, वो हमारे हाथ में है ना, हम 2 घंटे भी करा सकते हैं। तो इधर उधर कर दिया ना हमने उसको, टाइमिंग को अपने हिसाब से, तो इसको चर कहेंगे, चर जिसमें फेरबदल की जा सकती है, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब अनुसंधान कार्य मतलब कि जो रिसर्च वर्क है, इसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव परिवर्तन को वेरिएबल कहते हैं। देखिए बहुत सारी डेफिनेशन से दी गई है, आप थोड़ा थोड़ा नजर निकाल लेना, अपने आप समझ आ जाएंगी। मतलब कि रिसर्च जो वर्क होना है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब सभी को पता होगा, जल्दी से माइक खोल के मुझे बताओ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक। वेरी गुड,
मात्रात्मक और गुणात्मक। गुण यानी कि हमें क्या होगा, गुणों को लेंगे या फिर हम मात्राओं को लेंगे, नंबरिंग को लेंगे कि हमें जो है हमारा बीपी 120 था, अब वो 100 पे आ गया। क्वांटिटेटिव यानी कि जिसको गिना जा सके। क्वालिटेटिव यानी कि जो हमारे गुण हैं उन चीजों को हम लेंगे यहाँ पे, उनको भी, क्योंकि उनमें उनको भी वेरिएबल कहा गया है, इसका मतलब यही है। इसके अंदर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव परिवर्तनों को देखा जाता है कि इस तरीके से चेंजेस आते हैं वो करने से, जो हम वेरिएबल लिया है हमने। तो ये वाला बात ध्यान रखना, वैज्ञानिक पैरामीटर मतलब कि जो हमारा साइंटिफिकली वो चीज प्रूफ होनी चाहिए। जैसे कि डायबिटीज को हमें प्रूफ करना है तो हमें ब्लड शुगर वाली जो मशीन है उसके पैमाने पे हमें ये मिलना चाहिए कि हाँ ब्लड शुगर कम हो गया है। हमें बीपी चेक करना है तो मशीन से मशीन बताएगी, हम अपने इंट्यूशन नहीं बताएंगे। मतलब कि वैज्ञानिक पैरामीटर पे उसको नापा भी जाना चाहिए उन चीजों को। अब यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ वेरिएबल 3 दिए हैं, लेकिन 3 ये प्रधान हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि 3 ही होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, मेनली ये होते हैं। इस चीज का ध्यान रखो, आज इसी चीज को मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब मैं थोड़ा पिक्चर से पढ़ा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को बोर हो रहे हो मुझे लग रहा है, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा आपका। ठीक है जी, स्क्रीन है आपके सामने। चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, अभी मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम स्वतंत्र चर कहते हैं, स्वतंत्र या परतंत्र, यानी कि जो आजाद हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। डिपेंडेंट यानी कि जो बंधन है, जो गुलाम है, इस तरीके से समझो। इंडिपेंडेंट जो आजाद हैं, डिपेंडेंट जो गुलाम है। इंडिपेंडेंट कुछ भी कर सकते हैं अपनी मन मर्जी से, और गुलाम या जो दास होते हैं उनकी अपनी मन मर्जी नहीं चलेगी, जो उनका मालिक कहेगा वही वो करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे होता है कि इंडिपेंडेंट जो होते हैं कोज होते हैं, उसके ऊपर प्रभाव देखा जाता है। आप इस डायग्राम से समझो कि मैं काट देता हूँ। देखिए, इस डायग्राम से मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से इस बार भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। उसका आंसर डिपेंडेंट वेरिएबल था, जो पेपर में क्वेश्चन इस बार के पेपर में आया था। क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी टॉपिक हो जाता है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को जानना। देखिए, नीचे दिया हुआ है, ये ए ले लिया हमने, ए सेक्शन ले लिया, और सॉरी पेन ज्यादा चल रहा है, दूसरी साइड हमने बी सेक्शन ले लिया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हमने ये 3 हमने गमले ले लिए, 1 2 और 3। ठीक है, सेम ये भी वही है, 1, सेम वही गमले हैं ये, सेम 2 3। हम ये मान लेते हैं ये जो ए वाला सेक्शन है ये है जनवरी का है। ठीक है, ये जनवरी महीने का है, जैन मंथ का। और ये जो बी वाला सेक्शन है ये फेब मंथ का है। क्लियर, आप ये समझ लो कि 1 महीने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये जो रिसर्च की गई है इसका टाइम 1 महीने का है। अब इसमें क्या किया, जनवरी 1 तारीख को 3 गमले ले लिए और तीनों गमलों में बीज लगा दिया। अब तीनों गमलों में पानी की अलग अलग मात्रा दी गई। एक में पानी कम दिया गया, मान लेते हैं कि 2 वाले में कम दिया गया, पानी की मात्रा बहुत कम थी। अब इसमें उचित मात्रा दे
दी गई पानी की। पहले वाले में पानी भरपूर मात्रा में दिया, इसको मान लेते हैं कि 100%, जितना हमें चाहिए था उतना पानी जो है पहले वाले गमले को दिया गया। क्लियर। अब दूसरे वाले गमले को 0% दिया गया, पानी ही नहीं दिया गया इसको, ठीक है, 0%। और तीसरे वाले गमले को हमने 70% पानी दिया, यानी कि जितनी चाहिए था उससे हमने कम दिया। अब 1 महीने तक हम ऐसा देते रहे, तो आने वाले टाइम में क्या हुआ, जिसकी पानी की 100% जरूरत थी वो पौधा तो देखिए कितना बड़ा हो गया, एक पत्ती से उसकी 4 पत्ती बन गई। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड पूरी हो गई। अब इसमें हमने पानी ही कम दिया, इसका जो था वो भी खत्म हो गया, देखो मुरझा गया, डेड हो गया। जो एक प्लांट पत्ता था पानी कम देने की वजह से वो भी गया। अब दूसरे में हमने 100% पानी देना चाहिए था लेकिन 70% दिया, यानी कि कम दिया तो मतलब कम डेवलपमेंट हुआ, ठीक देते तो ज्यादा डेवलपमेंट होती। ठीक यही है वेरिएबल। अब यहाँ पे मुझे बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कोई बताओ वाटर, क्या है इंडिपेंडेंट वाटर, वेरिएबल? पानी वाटर, पानी वाटर। पानी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और भी ले सकते हैं, सूर्य का प्रकाश या चीज यहाँ, लेकिन यहाँ पे पानी को मेंशन किया इसलिए मैंने पानी ही बोल दिया आपको। क्लियर। क्योंकि पानी को हम देखो कम ज्यादा किया गया है ना, कि एक में पानी 0 दिया, एक में 70% दिया, एक में 100% दिया। पानी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे हाथ में होता है, हम कम करें या ज्यादा करें। और डिपेंडेंट ये हमारे हाथ में नहीं था, बी वाला सेक्शन, लेकिन इंडिपेंडेंट के का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है। तभी तो एक में तो 4 प्लांट लग गए और एक में जो था वो भी चला गया और दूसरा डबल हो गया। मतलब कि ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग डिपेंडेंट वेरिएबल हो, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वही तो आप पढ़ोगे। अब जो चीज मैंने छोड़ दिया और आप लोगों ने सिलेबस देखा नहीं, आंख बंद करके अपने टीचर पे विश्वास किया जैसे आप लोग करते हो कि राहुल सर जो पढ़ाएंगे हम तो वही पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब जो मैंने पढ़ा दिया, जो मेरे दिमाग में आया, आप लोग वही तो सीखोगे। डिपेंडेंट वेरिएबल हो क्योंकि आप लोग, और मैं, मेरी मर्जी है, मैं कोई भी पिक्चर प्रेजेंट करूं, कोई भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, कितनी देर मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मेरी मर्जी। मैं कभी भी छुट्टी कर सकता हूं, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं टीचर हूं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूं। आप लोग डिपेंडेंट हैं। मैंने बोला कल छुट्टी, आप बोलोगे ओके सर, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो। समझ रहे हो, आपके ऊपर प्रभाव देखा जाएगा। ये है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट। यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि बहुत मेजर पॉइंट है ये वाला। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे के वेरिएबल कुछ भी समझ नहीं आएंगे आपको। अगर किसी को कोई दिक्कत हो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मैं आपका एक छोटा सा साथ साथ में टेस्ट भी ले लेता हूँ, आप लोग मुझे बताना। ठीक है, सर एक मैंने अभी, हाँ बताइए विश्वनाथ जी बताइए। हाँ, ये दोनों हमेशा उपस्थित रहते हैं या इसमें से एक उपस्थित रहता है या और दो तो कुछ? हमेशा रहेंगे, ज्यादा हो सकते हैं, 2 हमेशा रहेंगे। कम से कम 2 होते ही है। 2 चाहिए चाहिए, क्योंकि कोज एंड इफेक्ट तो चाहिए भैया। आपने यस। माइग्रेन तो ले लिया, लेकिन वो माइग्रेन को ठीक कैसे करोगे, कोई चीज तो चाहिए ना। रिसर्च किस पे कर रहे हो आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हो, वो भी तो फिर वो इंडिपेंडेंट, 2 लोग तो 2 चीज तो चाहिए ना आपको। प्राणायाम का भ्रामरी प्राणायाम चाहिए और हमें क्या, 2 माइग्रेन चाहिए, तो 2 चीज तो कम से कम चाहिए, तो मिनिमम 2 वेरिएबल होंगे ही होंगे। सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, भ्रामरी के अलावा अनुलोम विलोम से भी होता है, सूर्य नमस्कार से भी होता है, बिहेवियर से भी होता है, उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया गया उससे भी हो सकता है। मतलब कि वेरिएबल ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते 2 से।
ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और क्वेश्चन के साथ में फिर मैं अपना समझ जाऊंगा, आप लोगों को समझ आया। आप लोग मुझे बताएंगे अनुलोम विलोम का प्रभाव हाई बीपी के ऊपर। तो इसमें आप लोग मुझे बताइए अनुलोम विलोम क्या है, कौन सा वेरिएबल है। कमल बाबरा जी मुझे माइक खोल के बताएं और बाकी लोग मैसेज टाइप करें। जी राहुल जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बताइए क्यों है हाँ जी, इंडिपेंडेंट, ये भी बताइए। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि वो बोलिए बोलिए, हेजिटेट निकाल दो मन से, आप बोलो जो आपके अंदर से आ रहा है आवाज। हाँ जी, क्योंकि राहुल जी आप क्या पूछे, एक बार प्लीज फिर से पूछेंगे। मैंने कहा, आपने बोला अनुलोम विलोम प्राणायाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं वही पूछ जी, रहा हूँ क्यों है। तो कम आ रहा है इसका मतलब, या वर्ड नहीं दे पा रहे हो अपनी बात का। नूरा निशा जी हाँ आप जी, बताइए। सर बीपी पे इसका प्रभाव है, इस वजह से ये कारण हो गया काज। सर वेरी समझा गुड, पा रही हूँ मैं काफी अपनी। अच्छा प्रयास है। बोलिए नीरज जी, बोलिए और बोलिए और बोलिए। सर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये मतलब कारण बताता है। और सर इतना ही बता पाऊंगी। ठीक है, मतलब मैं मोहित जी हाथ उठा रहे हैं, मोहित जी बताइए। भैया क्योंकि इसका इसका इफेक्ट हम उस पर देखेंगे ना, तो इसको हम ज्यादा या कम कर सकते हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका प्रभाव उस पर पड़ेगा तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ हम छेड़छाड़ कर वेरी सकते हैं किसी भी तरीके से। आया समझ कमल जी। जी हम जी, हमारे मैं ना हाथ में है ना, वर्ड्स। हम अनुलोम विलोम जी 5 मिनट करे या 15 मिनट करे, हमारे हाथ में है वो, जी, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। क्लियर, चलिए लोग। ठीक है। तो समय हो चुका है, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो डेफिनेशन मैं इनडायरेक्टली इसमें पढ़ाऊँ, चलो मैं कल पढ़ा ही दूंगा ताकि ये और डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाए। एक मिनट रुको, मैं भी कर देता हूँ, वाला क्यों करें। रिसर्च, जो रिसर्चर जिन कारकों अथवा गुण के प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं, मतलब कि हमने अनुलोम विलोम के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। तो बहुत सारी डेफिनेशन है इसके, आप पढ़ लेना। अनुसंधान कार्य में जिन चरों पर अनुसंधान करता नियंत्रण रहता है, मतलब कि हमारे हाथ में है ना, हम अनुलोम विलोम 5 मिनट करे, 10 मिनट करे, 15 मिनट करे, आधा घंटा करे, सारा दिन करते रहे, हमारे हाथ में है वो, इसलिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जिसमें अनुसंधान करता जोड़ तोड़ कर सके, सामने वाले को चक्कर आ रहा है तो उस दिन बोलेंगे मत करो भैया, आप सब आसन कर लो, उसने अपनी सिचुएशन के अनुसार उसमें जोड़ तोड़ कर लिया ना, फेर बदल कर लिया। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, आते हैं जोड़ तोड़ को मैनिपुलेशन, मतलब कि क्वेश्चन ये पेपर में पूछा गया था कि किस वेरिएबल में मैनिपुलेशन होती है, तो आंसर आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, या फिर एक आंसर और है जब आगे पढ़ेंगे कि उसको बोलते हैं एक्टिव वेरिएबल में, इनके अंदर मैनिपुलेशन होता है और बाकियों में मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। स्वतंत्र चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं इसके बारे में, तो इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके दो प्रकार हैं, एक को बोलते हैं टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक को टाइप एस। आप इस चीज का ध्यान कर लीजिए। टाइप ई मतलब कि जिसमें डायरेक्ट ही हम चेंज कर लें, सीधे ही चेंज कर लें, उसको टाइप ई कहेंगे, और जिसमें सीधा चेंज ना किया जा सके उसको टाइप एस कहेंगे। जैसे कि हमें योग निद्रा पे हम काम कर रहे हैं, हम सूर्य नमस्कार पे काम कर रहे हैं, हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, हमारे हाथ में है ना, हम डायरेक्टली हम बोल देंगे नहीं जी आज 10 राउंड नहीं करेंगे, आज हम 2 राउंड करेंगे, आज हम 5 राउंड करेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट ही इंटरफेयर कर दें उसको टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और जिसमें डायरेक्ट परिवर्तन ना किया जाए, डायरेक्ट ना किया जाए, जैसे कि
जो एज है, जेंडर है और जो उसकी बुद्धि है, उसको टाइप एस कहते हैं, है ना। क्योंकि ये डायरेक्ट चेंज नहीं, एक बार हमने जिन बच्चों को ले लिया तो ले लिया भैया, बार बार कैसे चेंज करोगे आप उनको, उनमें चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन वो ऑटोमेटिक चेंज होता है। उसकी आयु बढ़ेगी ना, वो 10 साल का है, आपकी रिसर्च 6 महीने चलेंगी, तो वो 6 महीने बाद वो 10 साल का नहीं रहेगा, वो बच्चा 10 साल 6 महीने का हो जाएगा। तो आयु में तो चेंज आ ही रहा है। ओके, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रखना, टाइप ई टाइप एस एडवांस लेगा, इतना एडवांस आएगा नहीं, पर ध्यान रखिए, इसे किया जा सकता है। वॉइस और ब्रेक हो इसका रही है। जो ये कोज है, इसके इफेक्ट आप सुन रहे हो क्या भी कट आवाज? यस सर, वॉइस मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी सुन रहे हैं ना? ठीक, जी अभी ठीक है। ओके, अच्छा अभी भी ब्रेक हो रही है? अभी ठीक है। अभी ठीक आ रही है। चलो लास्ट में आए हुए बने रहिए 2 मिनट और। ओके, डिपेंडेंट जो भी हमने पढ़ाया था, इसको आश्रित चर कहते हैं। मतलब इसके ऊपर इफेक्ट देखा गया, जैसे कि हमने पिक्चर देखी थी ना अभी प्लांट वाले, इन पत्तों को, इस प्लांट ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट देखा गया हमने, है ना। ठीक ऐसी ही बात यहाँ पे आएगी कि हम पहले ये पूर्व कथन भी कहते हैं कि ऐसा होगा, तभी तो हम रिसर्च करते हैं कि ऐसा होगा कि अगर हम 100% पानी देंगे तो वो पौधा अच्छा सा खिलेगा। इस तरीके से हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं। तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ही होती है हाइपोथेसिस, ये भी ध्यान रखना, जो हम आगे की जो कल्पनाएं करते हैं। या और सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य जो होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को फोकस करके ही बनाया जाता है। क्योंकि मेन जो हम लास्ट में जो हम देखेंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल का ही तो टेस्ट लेंगे, इनका ही सबसे ज्यादा सावधानी पूर्वक निरीक्षण जांच करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट ही, इसका कंक्लूजन, इसका डाटा ही तो हमें हमारी रिसर्च को एक्चुअल इफेक्टिव बनाएगा, वही तो एक्चुअल रिजल्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिया, सूर्य नमस्कार का प्रभाव मोटापे पर। अब यहाँ पे सूर्य नमस्कार को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में है कि हम 10 राउंड कराए, 20 राउंड कराए, 50 राउंड कराए, इसमें फेरबदल होता है। लेकिन जितने राउंड करेंगे उसका इफेक्ट मोटापे के ऊपर पड़ेगा। कम राउंड करेंगे तो मोटापा कम 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 होगा, और ज्यादा राउंड करेंगे तो ज्यादा कम होगा। इसलिए मोटापा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और सूर्य नमस्कार हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कर्लिंगर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने कहा कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको प्री एज्यूम्ड कोज कहते हैं, मतलब कि पूर्व कल्पित कारण, कि पहले ही ऐसा मन में कल्पना कर ली जाती है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ कि पानी कम देने से पौधों की ग्रोथ कम हुई, यानी कि पहले ही कल्पना कर ली कि इसका ये कारण है। ऐसा कौन बोलते हैं? कर्लिंगर जी बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और पहले ही हमने कल्पना भी कर ली कि अगर हम पानी अच्छे से दे देंगे तो पौधों की ग्रोथ हो जाएगी, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉज एंड इफेक्ट इससे ही लिया गया है या और भी कुछ वजह है? कर्लिंगर ही रीजन है या और भी? हो और भी अनुसंधानकर्ता की है कहना ये। कर्लिंगर के सबसे ज्यादा नाम पेपर में आए हुए भी हैं और सबसे ज्यादा प्रमुख भी हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने ही कहा है, नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, उन्होंने भी कहा होगा कि कारण और प्रभाव। ठीक है जी, चलिए मैं और नहीं बताऊंगा, टाइम हो गया है। कल हम ये आगे का पढ़ेंगे। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने आगे के नोट्स देखिए, ये 62 पेज चल रहा है, मैंने 75 पेज तक आपको भेज दिया है, तो आप लोग अपने आप से कुछ पढ़ के आइए, जिससे आपको मेरी बातें जल्दी समझ में आएंगी। देखिए मैंने बिल्कुल सरल सरल भाषा में योग के एग्जाम्पल दे के समझाया गया है। अगर आप इस इतने आसान तरीके को भी नहीं समझोगे तो फिर आपको चीजें नहीं समझ आएंगी जिंदगी में। तो आप थोड़ा सा अपने आप से अध्ययन कीजिए,
किताब नहीं पढ़ सकते, किताब में मुझे पता है बहुत टफ बताया गया, किताब की भाषा समझ नहीं आती है, लेकिन आप मेरे नोट्स को तो पढ़ सकते हो। ये तो बिल्कुल योग के एग्जाम्पल बताए गए हैं, हर एक में योग के एग्जाम्पल बताए गए हैं जिससे आपको जल्दी समझ आए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे के नोट्स जो भेजे जाते हैं आप पहले से पढ़ के आइए, जिससे मेरी मेहनत कम लगेगी, फिर मुझे आसानी से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से। जी बताइए। सर किरण जी कुछ कह रही हैं। हाँ सर, है ना, जैसे अपन ऐसे कह सकते हैं ना इसमें कि जो भी आसन प्राणायाम कुछ भी हम कराएंगे तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे, और जो भी डिजीज होगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगी। ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। ऑलमोस्ट यही होता है। हाँ, सरल भाषा में आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। सर वो कॉज एंड इफेक्ट वाला स्लाइड फिर से जरा। ये राजी देख गया। हाँ बताइए क्या पूछना आपको इसमें। इंडिपेंडेंट कॉज, यस यस, ओके, दो ही है इसमें तो क्लियर हो कुछ गया। बात ही नहीं। हाँ ये दो ही है ना इसमें, तो कुछ बात नहीं है। मेन ये वेरिएबल होते हैं, इसके अलावा और भी वेरिएबल होते हैं, वो आपको कल पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन सबसे मेन ये है, वो पेपर में सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एक बार कंटिन्यूअस से क्वेश्चन आया था, एक्सटर्नल वेरिएबल से भी क्वेश्चन आया था पेपर में, इस बार पेपर में डिपेंडेंट वेरिएबल का क्वेश्चन आया था। इन वेरिएबल से क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। कोई भी सिचुएशन दे देगा और फिर बोलेगा कि बताओ वेरिएबल कौन सा है, इस तरीके से आएंगे पेपर में। कंसेप्ट को समझ लो, एग्जाम्पल वो चाहे कुछ भी दे दो, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है जी, तो आज का कार्य पूरा हुआ। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर हम शांति पाठ करते हैं। कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज का शांति पाठ नूरा जी कराएंगी। नूरा जी का अंदर का भय हमें दूर करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ दिनों में नूरा जी का ये डर दूर हो जाएगा। नूरा जी चाहे ओम बोलो या गायत्री मंत्र बोलो, शांति पाठ करो आज का। सर घर में हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, इस वजह से मैं